कैसे हो मेरे भारत के वीरों। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने आपको भारत के वीरों ऐसा संबोधन क्यों किया। कुछ खास कारण नहीं है, बस पुरानी डायरी आज पलट रहा था और बहुत पहले का लिखा हुआ एक गाना था, देशभक्ति गाना, उसकी दो चार लाइन याद आ गई। वहां पर मैंने देखा, बस अभी दिमाग में आया, संबोधन कर दिया। गाना की कुछ जो लाइन थी इस प्रकार थी। अरे भारत के वीरों उठो फिर दोबारा, हिमालय ने पुकारा, लगा दो बाजी जान की, तुझे देता हूं कसम हिंदुस्तान की। तो बस याद आ गया। चलो आज क्लास शुरू करते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। काफी खूबसूरत यह टॉपिक है और एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। बहुत बेसिक सी जानकारी आज हम लोग लेंगे और उस पे काफी खूबसूरत क्वेश्चन भी होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। और मेरा यह दावा है कि अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहे तो आप मैथ के दीवाने हो जाओगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले आप यह जानो कि लाभ और हानि कि ये पूरी जो कहानी आपको, पूरी जो ये स्टोरी है कहां से शुरू होती है और कहां पे समाप्त होती है। तो हम बात को ऐसे समझे, जब हम कोई चीज खरीदते हैं और उसको दोबारा बेच देते हैं, तो खरीद करके अगर बेचा गया तो या तो लाभ पर बेचा गया होगा और या तो हानि पर बेचा गया होगा। तो पूरी यह जो लाभ और हानि की जो कहानी है वह क्रय मूल्य से शुरू होती है और विक्रय मूल्य पे समाप्त हो जाती है। अब इसमें जो बेसिक सी जानकारी है जो आपको भी पता होगा, जो आप जानते हो ना, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं और जो आपको जानना चाहिए वहां तक मैं आपको पहुंचाता हूं। तो वीडियो को बीच में इसलिए नहीं रुक देना क्योंकि मैं शुरू में वैसी चीजें बता रहा हूं, फॉर्मूला जो आप जानते हो, है ना। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जो आप जानते हैं वहीं से शुरू करना पड़ेगा। आप जानते हो कि अगर मैं बात करूं कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को प्रतिशत में हमेशा क्या लिखा जाता है? 100%। क्रय मूल्य का अगर प्रतिशत मान बोला जाए तो हमेशा क्या होगा? 100%। अब क्रय मूल्य अगर 100% है तो जब हम इसको बेच रहे होंगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा। अब विक्रय मूल्य डिपेंड करता है कि जब हम इसको बेचे थे तो वह लाभ पर बेचे थे या हानि पर बेचे थे। अच्छा, आप यह मुझे बताओ कि अगर मैंने इसको लाभ पर बेचा और लाभ का प्रतिशत मान 10% है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, तो अभी विक्रय मूल्य इसका क्या होगा? आप मुझे बताओ तो। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहां पर विक्रय मूल्य होगा 110%। अच्छा, मान लेते हैं क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है ना। लाभ इस बार हो गया 20%, यह लाभ हो गया। तो बताओ कि विक्रय मूल्य कितना होगा? आप तुरंत इसका आंसर दोगे, 120% होगा। क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है ना। मान लेते हैं कि लाभ जो हो गया वो 40% हो गया, तो आप मुझे बताओ कि विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप बोलोगे 140%। अगर इसके बाद भी मैं डाटा लेता जाऊं तो आप इसका आंसर दे सकते हो। लाभ अगर 60% होगा तो विक्रय मूल्य 160%। लाभ अगर 70% हो जाए तो विक्रय मूल्य 170%। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, आप अगर नहीं जानते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं। ले लिया आपने? तो अगर मान लेते हैं कि लाभ नहीं होकर क्या हो जाता? हानि हो जाता। हानि हो जाता, चलो यही वैल्यू रख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो अभी विक्रय मूल्य सभी बदल जाएंगे, है ना। अब तो विक्रय मूल्य नहीं रहेगा। अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होगा, इस बार हानि मैंने लिखा है, 10% का हानि हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस बार घटेगा, जोड़ नहीं सकते हैं ना, यानी कि ये क्या होगा? 90%। अगर 20% का हानि हो गया और 100% क्रय मूल्य है वो तो हमेशा रहता है, तो अभी यहां पर क्या होगा? 80%, एक घट जाता है। अच्छा, 40% अगर हानि हो और 100% क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 60%। तो एक काफी छोटी सी जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? अगर हानि 70% हो जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता? 30% हो जाता। 100 से 70 को माइनस कर लेते। बस इतनी छोटी सी जानकारी पे काफी खूबसूरत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप यह कहो कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्ट्रक्चर है ना, वह इस पूरे कंसेप्ट पर ही आधारित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है
और उस पर समझते हैं कि कैसे हम इन सारी चीजों को वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तैयार हो? देखो बाबू, आपके सामने क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 8 आम खरीदा। 60% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में वह कितने आम बेचेगा? अब ये सवाल है। अब देखो, इस तरह के सवाल तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। अब इसको अगर हल करना है तो हमें करना क्या होगा? नियम जान लो, फिर चुटकी बजाते ना आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आपको जितना वस्तु खरीदा गया या बेचा गया, आपको जो भी वस्तु की संख्या दी हो ना, पहले उसको लिख लेना। कितना वस्तु दिया गया है? 8 वस्तु दिया हुआ है। तो 8 वस्तु दिया है ना, आप इसको रख लो और गुना करो और बाटा का चिन्ह दे दो यहाँ पे, इस तरह से। बस इतना तो कर सकते हो ना। जितना वस्तु दिया हुआ है, खरीदा गया या बेचा गया, सवाल में कुछ भी दे सकता है, फिलहाल दिया हुआ है खरीदा गया। अब देखो, जो घटना, 2 तरह की घटना होती है यहाँ पे। एक जो हो चुका है, एक दूसरा होने वाला है। अभी क्या हो चुका? तो अभी यहाँ पे खरीदा जा चुका, इसको खरीदा गया। तो खरीदा गया यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का प्रतिशत वैल्यू क्या बतलाए थे? 100%। तो खरीदा गया, तो जो भी घटना हुआ उसको ऊपर में लिखेंगे। खरीदा गया क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? तो 100%। अब क्या होने वाला है? तो इसको बेचने वाला है। इसको क्या करने वाला है? तो बेचेगा। अच्छा, बेचेगा तो क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य, अब बेचेगा तो या तो लाभ पर या तो हानि पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 60% का लाभ उसको होना चाहिए। तो 60% का अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना अभी समझाए थे? 160। उसको आप रखोगे नीचे। किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, समझ गए? जो घटना हो चुकी उसे ऊपर, जो होने वाली है उसको हम नीचे रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 8 से 16 को 2 बार में, और 2 से 10 को कितना? 5 बार में कैंसिल करेंगे तो 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या हुआ? 5। और 5 क्या होगा? तो 5 आम। आम था ना यहाँ पे। यानी कि 1 रुपए में वह कितने आम बेचेगा? तो 5 आम बेचेगा। यह आपके प्रश्न का आंसर होगा। 1 रुपए में कितने आम बेचेगा? 5 आम। आप काफी आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। जितना वस्तु हो उसको रख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है, बटा का चिन्ह देना है। जो घटना हो चुकी उसका प्रतिशत वैल्यू ऊपर, जो होने वाला है उसका प्रतिशत वैल्यू नीचे रखेंगे। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो ले लीजिए, ठीक है। देखो, आपके सामने क्वेश्चन है। 1 रुपए में 12 कलम खरीदकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने कलम बेचने होंगे? बना सकते हो ना? मैंने क्या समझाया था? जितना वस्तु हो उसको आप लिख लो। कितना कलम खरीदा गया? 12 कलम। और यहाँ पे आपको क्या करने हैं? मल्टीप्लाई करने हैं और बटा का चिन्ह लगाना है। अब जो घटना हो गई उसको ऊपर में लिखेंगे। अभी यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है? तो खरीदा गया, तो क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत होता है? तो 100% होता है। अब करना क्या है? तो इसको बेचना है ना, 20% के लाभ पर। तो 20% का लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 120%। 1 जीरो आप यहां से कैंसिल कर सकते हो, 12 से इस 12 को कैंसिल कर लेंगे। क्या बचेगा बाबू? 10 ना। और यह 10 क्या होगा? तो कलम होगा। यानी 1 रुपए में 10 कलम बेचने होंगे। बना सकते हो ना? काफी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। अब तो आप कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखो बाबू, इस क्वेश्चन में दिया है 1 रुपए में 5 अंडे बेचने पर 20% का लाभ होता हो तो 1 रुपए में कितने अंडे खरीदे गए थे? अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? 5 अंडे। वस्तु को पहले रखेंगे ना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस वस्तु को पकड़ लेना है। कितना वस्तु है? तो 5। यहाँ पे अंडा है। क्या बोले थे? गुना कर लेना और बटा का चिन्ह लगा लेना। अब मैंने कहा था जो घटना हो गई उसको ऊपर लिखेंगे, जो होने वाली है उससे नीचे। कौन सी घटना हुई थी? यहाँ पे खरीदा गया क्या? नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बेचने पर। ये बेचा गया, यानी कि पहले बेचा गया, यह दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, इसको कैसे बेचा गया? तो बेचा गया 20% के लाभ पर। तो 20% के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना? 120%। तो इस बार हमको ऊपर में जो घटना हो रही है विक्रय मूल्य का, तो इसलिए विक्रय मूल्य का प्रतिशत ऊपर में लिखना पड़ेगा।
अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, तो खरीदे गए यानी कि क्रयमूल्य निकालना है। खरीदना तो क्रयमूल्य होता है और क्रयमूल्य का प्रतिशत क्या होता है, तो 100 होता है। बात समझ पा रहे हो। अभी इसके पहले जो दो एग्जाम्पल लिए थे वहां क्रयमूल्य की घटना पहले हो रही थी, तो इसलिए क्रयमूल्य का 100% ऊपर लिख रहे थे और नीचे विक्रय मूल्य का प्रतिशत लिख रहे थे। लेकिन इस बार जो घटना हो रही है पहले, वो तो बेचने की हो रही है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य के प्रतिशत को ऊपर लिखना पड़ेगा। बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन काफी काम देने वाली है। अभी तो इंट्रोडक्शन का क्लास मैं आपका ले रहा हूं। अभी देखो यहां से हल करो, आप तो हल कर चुके होंगे। अभी देखो यहाँ 5 से 10 को 2 बार में 12/2 यानी होगा क्या, तो 6 यानी कि 6 अंडा। 1 रुपए में कितने अंडे उसने खरीदे थे, तो 6 अंडा खरीदा था। आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात। अगला एग्जांपल लेते हैं बाबू। अभी देखो बाबू इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 60 रुपए में 25 संतरे बेचने पर 4% की हानि होती हो तो 60 रुपए में कितने संतरे खरीदे गए थे। अब आपको यह थोड़ा सा लगा होगा कि हमेशा क्वेश्चन में 1 रुपया रहता था, अभी तो 60 रुपया है, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। 60 रुपया पहले भी था, 60 रुपया अभी भी है, जैसे पहले भी 1 रुपया रहता था। दोनों ही स्थिति में, खरीदते समय और बेचते समय, इसका कोई रोल ही नहीं है। जैसे 1 रुपया से कोई मतलब था क्या, जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, नहीं था ना। तो यहाँ 60 रुपया से भी हमारा कोई मतलब नहीं होगा। तब तक मतलब नहीं होगा जब तक दोनों राशि एक हो। अलग रहेगा ना, तो वहां पे हम लोगों को स्पेशल काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी आप यह देखो, तो दोनों जगह 60 रुपए है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व किस बात का है, अभी तक जो आपको समझा रहे थे, वस्तु का। कितना वस्तु, तो 25, तो आप 25 लिख लेना। अच्छा, क्या बतलाए थे कि आप इसको गुना करना और बटा का चिन्ह देना। जो घटना हो गई उसको ऊपर में लिखोगे। कौन सी घटना हो रही है, तो बेचने की। अच्छा, कैसे बेचा गया, तो देखो इस बार लाभ नहीं हो रहा है, 4% की हानि हो रही है। तो 4% का हानि हो तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो 96%। समझ पा रहे हैं ना, तो 96 लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब तो खरीदने की घटना हो रही है, तो अभी इसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो खरीदना यानी क्रय मूल्य, और हमेशा क्या होता है, तो 100%। देखो 25 से 100 को 4 बार में कैंसिल करेंगे, 96/4 का मतलब क्या होगा, 24। देखो 4 से 24 बार में कटेगा ना, 4 से कितना बार में कैंसिल कर सकते हैं, 24 बार में। यानी लिखेंगे 24, और यह तो संतरा था ना, तो संतरा यानी 60 रुपए में कितने संतरे खरीदे गए होंगे, तो 24 संतरे खरीदे गए होंगे। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट में कोई कहीं से बदलाव हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन यह हुआ है कि अभी यहाँ पे 4% का हानि हो रहा है। तो आप तो समझ पा रहे हो, 4% का हानि, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है। 100 से 4 को माइनस कर लेंगे तो 96%। जो घटना होगा उसको ऊपर और जो होने वाला है उसको नीचे। बस इतनी सी बात आपको जाननी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में दिया है, 1 रुपए में 20 कलम बेचने से 4% की हानि होती हो तो 1 रुपए में कितने कलम बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, काम तो वही करना होगा। 1 रुपया पहले भी है, 1 रुपया बाद में, रुपया से कोई मतलब है नहीं। अभी तक आप समझ चुके होंगे। आपको वस्तु से बस मतलब है, तो वस्तु है कितना, तो 20 कलम है ना, तो आप 20 लिखोगे, ठीक है। आप यहां पे लिखोगे 20, 1 मिनट, 20। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे और यहां पर हमने कहा बटा का चिन्ह देना। जो घटना हुआ उसको ऊपर में और जो होने वाला है उससे नीचे। कौन सी घटना हुआ था, बेचने का, और 4% की हानि पर। 4% की हानि दिख रहा है ना, तो 4% की हानि पर हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 96%। अच्छा, अब कौन सी घटना होने वाली है, तो अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य को ऊपर लिख रहे थे तो नीचे खरीदा गया बोला गया था। खरीदा गया तो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन यहाँ पे खरीदा गया नहीं, कहता है बेचना है यहां भी, लेकिन इसको 20% के लाभ पर बेचना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं होगा, ये भी विक्रय मूल्य होगा, लेकिन यह विक्रय मूल्य 20% के लाभ पर होगा। तो 20% के लाभ पर जब विक्रय मूल्य होगा
तब तो 120% हो जाएगा। आ रहा है ना कंसेप्ट समझ में? देखो काफी आसान क्वेश्चन है और थोड़ा थोड़ा मैं मुश्किल करते जा रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आते जाए, और बहुत बेसिक सी जानकारी पे क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। शुरू में मैंने कहा था ना, आप तो जानते हो 100% अगर क्रय मूल्य है, 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य 110% होगा, आप सब जानते हो। और उन्हीं सारी चीजों का यहाँ पे यूज हो रहा है। पहले कौन सी घटना हुआ था तो विक्रय मूल्य, बाद में कौन सी घटना हुआ तो भी विक्रय मूल्य, लेकिन पहला विक्रय मूल्य 4% की हानि पे और जो दूसरा विक्रय मूल्य है वो 20% के लाभ पर है। आप यहां से सिंप्लीफाई करो, देखो 20 से यहां पर 6 बार में कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा 96/6 तो देखो 16 बार में कटेगा ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 16 कलम, है ना। 16 बार में आप कैंसिल कर सकते हो, यानी कि 1 रुपए में उसे कितने कलम बेचने चाहिए, 16 कलम, तब जाकर उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। यानी पूरी घटना आप समझ पा रहे हो ना। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा हो तो एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और शुरू से देख लेना। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठो ताकि चीजों को आप उतारते चलो। सच में अगर सीखने के लिए बैठे हो तो, सच में पढ़ने के लिए बैठे हो तो, मस्ती करने के लिए बैठे हो तब तो ये चैनल आपके लिए है भी नहीं। चलो छोड़ो ये सारी बातें, तो ठीक है आप इसको उतार लेना। काफी मन लगाकर मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, आप भी दिल लगा के पढ़ो, ठीक है ना। कमेंट वगैरह तो आप लोग करते हो नहीं, और कमेंट का इंतजार मैं हमेशा करते रहता हूं। पता नहीं मेरे सभी छात्र जो दिल के इतने करीब थे कहां चले गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लो। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, 40 रुपए में 45 आम बेचने से 20% की हानि होती हो तो 24 रुपए में कितने आम बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। अब देखो इस क्वेश्चन में यहां पे दिया है 40 रुपया और यहां पे दिया है 24 रुपया। अब आपके लिए यह नया क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी तक 1 रुपया एक क्वेश्चन में 60 रुपया था, तो 60 रुपया दोनों जगह था। मैंने कहा था ना, यह राशि अगर बदलेगा तो एक छोटा सा स्टेप हमें लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर वह छोटा सा स्टेप क्या होगा, पहले आप अभी तक जो करते थे सो करो। यहाँ पर वस्तु का चुनाव करते थे हम लोग, कितना आम है 45, आप इसको नोट कर लो। अच्छा उसके बाद क्या करते थे, ऐसे बटा का चिन्ह लगाते थे हम लोग। पहले वाली घटना को ऊपर लिखते थे, क्या पहले घटना हुआ था तो बेचने से क्या हुआ, 20% की हानि हो गई, तो 20% का हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत, तो 80%। अच्छा अब होना क्या चाहिए, तो 20% का लाभ, तो 20% का लाभ होना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा 120। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब आपको यहाँ पे 40 रुपया है और यहाँ पे 24 रुपया है, तो इसको कैसे हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात आपको जाननी है कि जो घटना होने वाली है, यानी जो बाद में रुपया दिया है, इसको पहले लिखेंगे और जो पहले रुपया दिया था उसको बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और हम बटा का चिन्ह लेंगे और देखो अभी 24 रुपया यह है बेचने के लिए, यानी यह बाद की घटना है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। अच्छा इस 40 को हम क्या करेंगे, तो इसे हम नीचे लिखेंगे। अब कुछ स्टूडेंट को ऐसे याद रखने में परेशानी हो सकती है, तो उनके लिए मैं यह बता दूं कि यह कहां से कंसेप्ट आया। अगर मैं बोलूं कि 40 रुपए में 45 आम और पूछूं कि 1 रुपए में कितना आम, तो आप कहोगे 45 बटा में 40, बोलोगे ना 45 बटा में 40, तो 45 तो बटा में 40 होगा ना, तो ये 40 हमेशा बटा में जाएगा, नीचे जाएगा। अब अगर मैं यह बोलूं कि 40 रुपए में 45 आम तो 1 रुपए में, तो आप कहोगे 45 बटा 40, और अब बोलेंगे कि 24 रुपए में तो कहोगे 45 बटा 40 और गुने 24, तो 24 गुने यानी ऊपर में चला जाएगा, है ना। तो बस वही कंसेप्ट यहां भी अभी यूज हो रहा है, यानी 24 को ऊपर लिखेंगे, 40 को हम नीचे लिखेंगे। कमेंट करके मुझे बताना है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे एक बार लिख के समझा देता हूं आप लोगों को, शायद आपको बोर्ड का यह पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दिख ही रहा होगा। अभी यहाँ पे अगर बोला जाए कि 40 रुपया में कितना आम, तो 45 आम, 45 आम। मैं बोलूं कि 1 रुपया में कितना आम, तो आप क्या बोलोगे 45 और बटा में 40। मैं बोलूं कि 24 रुपया में कितना,
तो आप बोलोगे 45 और बटा में 40 और गुणे 24। तो देखो इस चीज को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 45 और गुणे 24 और बटा 40 लिखा जा सकता है। ये 24 और बटा में 40, बात तो दोनों एक ही हो रही है। तो इसी चीज को 24 बटा 40 यहाँ पे यूज किया गया है। अब तो आपको याद रखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखो अभी जब क्लास में आप होते थे ना, तो एक एक लोगों से मैं पूछ लेता था दिक्कत है क्या, कहीं परेशानी है क्या। अभी देखो यहाँ पे YouTube के माध्यम से यही दिक्कत होता है, आप कमेंट नहीं करते हो तो फीडबैक मिलता नहीं है कि आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। और देखो YouTube पर आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे YouTube पे आना ही है। ये तो लॉकडाउन है जिस कारण से आज मुझे इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है। और आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं वो हमें जानकारी भी नहीं हो रही है। सबसे तो ना तो फोन पे बात हो पाता है और ना ही आप कमेंट करते हो। तो कभी कभी लगता है कि ऐसा बंद कर दें, सच में पता ही नहीं चल पा रहा है। तो चलो अभी इसको हल कर लेते हैं। तो हल करोगे तो क्या होगा, चलो यहाँ से 40 से 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं और 40 से 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इस 40 से भी कैंसिल कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो अभी देखो 3 से अगर कैंसिल करना है तो यहाँ पे कर लेते हैं 15 बार में, और ये भी छोटा किया जा सकता था। अभी 8 से कैंसिल कर लेते हैं 5 बार में, और 8 से कैंसिल कर लेते हैं 3 बार में, और 5 से इधर 3 बार में। तो अभी क्या होगा, 3 और गुने 3 9 गुने 2 18, यानी कि 18 आम था ना बाबू। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 आम। आप इसको सिंप्लीफाई जैसे करना चाहो वैसे कर सकते थे, 40 से 80 को भी काट सकते, जैसे भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना तो आप जानते ही हो, कहीं से भी कर सकते हो। तो अभी आपका आंसर क्या होगा कि 24 रुपए में इसको कितने आम बेचने होंगे कि 20% का लाभ होगा, 18 आम बेचने होंगे, तब जाकर इसे 20% का लाभ होगा। तो देखो काफी बेसिक सी जानकारी पर मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपके निकाले। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। अभी यह इंट्रोडक्शन का क्लास था, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में हमें पढ़ना क्या है, हमको कैसे बात को समझना होगा, सिर्फ ये सारी चीजें हम लोग समझ रहे थे। और देखो जब इंट्रोडक्शन का क्लास इतने मजेदार हो सकते हैं तो आगे का टॉपिक कितना अच्छा होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सजग हो जाओ और तैयार होकर के बस वीडियो को देखो। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं आप तक वह सही तरीके से पहुंच सके और एग्जाम में उसका भरपूर उपयोग आप कर सको, तो मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन प्लीज कमेंट करना। और देखो एक और बात है, जो मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे तो सभी विद्यार्थी जो हैं ही, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जितना अधिक से अधिक वो शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच सके। ये देखो आपकी जिम्मेवारी है ना। तो प्लीज अपना समझो, ये चैनल आपका है और आपके लिए है, तो इसको जितना शेयर आप करो, नया चैनल है आप समझ पा रहे हो तो शेयर करना जरूरी है। तो जिम्मेवारी समझो और लाइक कमेंट ये सब करते रहो तो थोड़ा मन लगता है कि नहीं अभी मैं क्लास में हूँ, ये मत महसूस कराओ कि नहीं मैं कैमरे के सामने बस पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।